एवरीवन। यस, तो आज हमारा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसके अंदर हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्विकली रिवाइज करेंगे सारे टॉपिक्स को। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। राइट, सबसे पहले हम बात करेंगे assumptions ऑफ आइडियल गैस। राइट, कि हम कोई भी गैस आइडियल मानते हैं। राइट, हम जनरली आइडियल गैस की चर्चा करेंगे, रियल गैस की चर्चा हमारे में नहीं आएगी, केमिस्ट्री के अंदर वो आ सकती है। Then we will talk about RMS speed of the gas molecule, right? उसकी डिपेंडेंसी किस बात पे होती है। Then average speed of the gas molecule, average speed आपकी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से आती है, right? Then degree of freedom, right? Then internal energy of a gas sample. Then we will talk about finally conversion of graph, कि एक प्रोसेस का ग्राफ मुझे दिया है तो उसको दूसरी प्रोसेस में, लेट्स से हमें पीवी का कर दिया है तो हमें वीटी एंड पीटी के अंदर कन्वर्ट करना, इस तरीके का सवाल। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद assumptions ऑफ आइडियल गैस, कि हम कोई भी गैस को आइडियल मानेंगे तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ assumption मानने पड़ेंगे। वो assumption कौन कौन से होंगे। राइट, तो क्विकली आप लोगों ने पढ़ाई होगा तो फटाफट से मैं एक बार बोल ही देता हूँ। assumptions ऑफ आइडियल गैस, तो पहली बात आइडियल गैस के assumption में ये आती है कि हम लेट्स से कि कोई भी गैस सैंपल लेते हैं, मोनोएटॉमिक हो, डायटोमिक हो, ट्राइएटोमिक हो, पॉलीएटोमिक हो। राइट, तो कोई भी गैस सैंपल लेंगे तो हम उसके सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है उनको आइडियल मानेंगे। आइडियल इन द सेंस कि सेम मानेंगे, सिमिलर टाइप के मानेंगे सारे के सारे गैस पार्टिकल्स को। इफ आई टॉक अबाउट मोनोएटॉमिक गैस, लेट्स से मेरे पास कोई भी मोनोएटॉमिक गैस है, लेट्स से हीलियम है, ठीक है। सो जो भी मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स है उनके हम जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनको हम एक स्फेरिकल बॉल्स कंसीडर करेंगे, सारे के सारे, और सारे आइडेंटिकल रहेंगे। राइट, ये पहला assumption है कि ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस दे ऑल विल बी सिमिलर और यू कैन से आइडेंटिकल। और जब मोनोएटॉमिक गैस की बात आएगी तब वो स्फेरिकल बॉल्स आएगा। तो अपना सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, ऑल मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट की बात करूं तो हम जब भी गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो बहुत सारे, लेट्स से हमारे पास कंटेनर है, सो उस कंटेनर के अंदर अब बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो जब भी दो गैस मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी आएगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से दो चार्ज पार्टिकल्स है, राइट, वो अगर इंटरेक्ट करते तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी रहती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दो मासेस है वो अगर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते तो उनके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। इसके अंदर हम ऐसा मानेंगे कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो आपस में इंटरेक्शन नहीं करते हैं। राइट, इंटरेक्शन आपस में नहीं करेंगे तो हमारा पहला assumption तो ये है। दूसरा assumption हमारा हो जाएगा कि उनकी जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से, लेट्स से दो मॉलिक्यूल से आपस में इंटरेक्ट करते तो उनकी वजह से इंटरेक्शन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब सारी की सारी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी इसके अंदर। राइट, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को इसके अंदर कन्वर्ट मतलब कंसीडर नहीं करेंगे। राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी इनकी क्या हो जाएगी, जीरो। तो जो सारी की सारी एनर्जी रहेगी, टोटल एनर्जी दैट ऑल विल बी काइनेटिक, सारी की सारी एनर्जी जो है वो काइनेटिक रहेगी। इसका दूसरा assumption है। तीसरे assumption की मैं बात करूं कि अगर लेट्स से कंटेनर है उसके अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, तो गैस मॉलिक्यूल जो है वो वॉल से भी टकराएंगे और दूसरे मॉलिक्यूल से भी टकराएंगे। राइट, तो हमारा ये assumption भी होना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। राइट, ऑब्वियस सी बात है कि गैस मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहे हैं एंड कोलिजन्स वगैरह कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, और अगर वो कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन्स हो गई, राइट, तो एनर्जी का लॉस होता जाएगा। राइट, तो एनर्जी भी लॉस होती जाएगी। तो हम यहाँ पर आइडियल केस मानेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि जो गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, या तो वो कंटेनर की वॉल से टकरा रहा है, तो ये सारी की सारी जो कोलिजन्स है उसको मैं इलास्टिक मानूंगा। सो ऑल द कोलिजन्स आर इलास्टिक कोलिजन। राइट, एक और बात, यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। राइट, गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो हम ऐसा मानेंगे कि यहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, बिकॉज द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी हाई। राइट, तो हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो होगी उसको हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। राइट, ये आपको समझना है इसके अंदर। पांचवा, अब आपको एक और बात समझनी है कि लेट्स से कि अगर मैं बात करूं कि गैस सैंपल की, मैं चाहता हूं कि वो गैस सैंपल हो वो आइडियल हो, ठीक है, आइडियल गैस बने हो। अब आइडियल गैस बनने के लिए ये कुछ ना कुछ जो assumption है वो हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। राइट, तो अगर मैं चाहता हूं कि कोलिजन कम से कम हो,
देखो ये तो हमने आइडियल केस माना है कि इलास्टिक कोलिजन है, लेकिन रियलिटी में तो एनर्जी लॉस हो ही रहा है, राइट? तो हम कंसीडर ऐसा करेंगे, हम एक ऐसा गैस सैंपल लेंगे कि जिसके अंदर कम से कम गैस मॉलिक्यूल्स हो। गैस मॉलिक्यूल्स अगर कम होंगे तो कोलिजन भी कम होगा, राइट? कोलिजन कम होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा आपस में, राइट? तो ये सारी बातें आपको समझनी है। तो हमें कुछ ऐसा मानना पड़ेगा कि जो गैस है उसको हम आइडियल कंसीडर करेंगे। वो आइडियल गैस नहीं है, बट हम उसको कुछ हद तक आइडियल मान सकते हैं, राइट? तो उसके लिए थोड़ा एक इक्वेशन देखना है आपको। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT, राइट? मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कम होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनके बीच में एनर्जी लॉस भी कम होगा, राइट? तो एक थोड़ा बहुत आइडियल कंडीशन में जाने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होती है? नंबर डेंसिटी इज द नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और यू कैन इजीली राइट इट एज N/V। तो ये जो नंबर डेंसिटी है, अगर गैस मॉलिक्यूल की कम होगी तो हम बोल सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे हमारे पास PV = nRT है, तो इसको मैंने लिख दिया PV, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, राइट? नंबर ऑफ मोल को हम क्या लिखते हैं? मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू RT। अब मास जो है दैट इज द समेशन ऑफ ऑल द गैस पार्टिकल्स, उन सबका इंडिविजुअल मास होगा, सबका समेशन करेंगे तो हमें टोटल मास आ जाएगा। लेट्स से हमारे पास n जितने गैस मॉलिक्यूल है और हर एक का मास है स्मॉल है, तो टोटल मास क्या हो गया? N × M डिवाइड बाय m0 × RT, राइट? तो यहाँ से आपके पास N/V की वैल्यू आ जाएगी विच इज P m0/mRT। सो ये है आपकी नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला, राइट? एक और आइडियल गैस की इक्वेशन है PV = nRT, वहां से P = ρRT/m0। ये भी आपको काफी बार काम में आ सकता है, राइट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से ही आप लिख सकते हो। V को नीचे ले जाओगे तो M/V को आप डेंसिटी लिख सकते हो, ठीक है? सो N/V इज द नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी कम से कम होगी तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अपना जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह ऐड कर सकता है, राइट? अब नंबर डेंसिटी है वो देखो इस बात यहाँ पर किस बात पे डिपेंड कर रही है? जो हम वेरी कर सकते हैं, राइट? जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, बाकी चीजें तो हम वेरी नहीं कर सकते, बाकी चीजें तो गैस पे डिपेंड करेगी, मॉलिक्यूलर मास वगैरह, ठीक है? एंड N/V अगर मैं चाहता हूँ कि कम से कम हो, दैट मींस नंबर डेंसिटी जो है गैस मॉलिक्यूल की जितनी कम होगी उतना गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकता है। तो अगर N/V को अगर मैं मुझे कम करना है तो देखो मुझे प्रेशर क्या करना पड़ेगा? कम, और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए काफी बार आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि एट लो प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर रियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस, राइट? तो ये आपको समझना है कि व्हेन रियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस, ठीक है? तो ये सारे assumption हो गए आपके आइडियल गैस के। अब जैसे हम बात करते हैं RMS स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है? RMS स्पीड का भाई आपको बहुत बड़ा एक डेरिवेशन है, बुक्स के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है? सो जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, लेट्स से कि अगर मैं बात करूं कि गैस मॉलिक्यूल्स है उसकी बहुत सारी स्पीड रहेगी, ठीक है? हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, RMS स्पीड की, ठीक है? सो लेट्स से कि गैस मॉलिक्यूल है उनकी स्पीड V1 V2 से लेके मुझे दी है Vn, n गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? तो इन गैस मॉलिक्यूल्स के लिए हम एक चीज डिफाइन करते हैं। पहली बात तो अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी, सो भाई एवरेज वेलोसिटी तो आपकी होगी 0। ध्यान से समझना, एवरेज वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0, क्योंकि जो कंटेनर है उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हर एक का वेलोसिटी वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। किसी का इधर होगा, 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 तो हर एक डायरेक्शन में गैस मॉलिक्यूल जो है वो भाग रहे हैं। अगर मैं इनका नेट समेशन करूंगा, राइट, तो नेट समेशन क्या है? 0, क्योंकि इसका कुछ इधर कंपोनेंट लेंगे हम, ठीक है? कुछ इधर कंपोनेंट आएगा, कुछ इधर आएगा और कुछ इधर आएगा, एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो हम ऐसा मानेंगे कि इनकी जो एवरेज स्पीड है, सॉरी वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल टू 0, बट इनकी एवरेज स्पीड 0 नहीं है, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी आपको पूछी जाए तो आप 0 लिख सकते हो, बट एवरेज स्पीड 0 नहीं है। अगर मैं V एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? V1 से लेके Vn डिवाइड बाय n, राइट? ये तो हो गया आपकी एवरेज स्पीड। अब मैं बात करूं RMS स्पीड कि भाई RMS स्पीड क्या होती है? तो RMS स्पीड इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है?
तो आपको पहले स्क्वायर करना है, आपको उल्टा जाना है, फिर मीन लेना है, फिर आपको उसका रूट लेना है। तो अगर मैं इसकी मीन स्क्वायर स्पीड निकालता, मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब है स्क्वायर का मीन, ठीक है। अगर मैं बात करूं v स्क्वायर मीन, ठीक है, v स्क्वायर मीन को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एवरेज वेलोसिटी को आप, एवरेज स्पीड को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो v स्क्वायर, स्क्वायर का मीन लेना है, इन द सेंस जो सारी स्पीड दी है आपको उसका स्क्वायर कर दो, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइड बाय n, ये तो हो जाएगी आपकी मीन स्क्वायर स्पीड। अब आपको पूछ ली आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपने मीन स्क्वायर स्पीड निकाली है उसका आप अंडर रूट ले लो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट v1 स्क्वायर से लेके vn स्क्वायर डिवाइड बाय n। सो दिस इज मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये आ गया आपकी मीन स्क्वायर स्पीड, और इसको हम VRMS भी बोलते हैं, राइट। आपकी बुक के अंदर इसका बड़ा सा डेरिवेशन आपको दिया है, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। चलिए अब वो जो हमने फॉर्मूला निकाला था आरएमएस स्पीड का, ठीक है, आरएमएस स्पीड का आपने देखा होगा कि अलग फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू क्या आती है VRMS, ठीक है। VRMS स्पीड क्या रहती है, रूट 3RT/m। जैसे ही आपकी आरएमएस स्पीड है वैसे ही आपकी आती है एवरेज स्पीड, राइट। V एवरेज, V एवरेज की वैल्यू क्या आती है, V एवरेज की वैल्यू आती है अंडर रूट 8RT/πm0, और उसी तरीके से आपकी आती है V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो वाली स्पीड है जो ज्यादातर गैस मॉलिक्यूल्स के पास है, ठीक है। लेट्स से कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक कंटेनर है उसके अंदर 100 गैस मॉलिक्यूल है एंड लेट्स से Vmp की वैल्यू 50 मीटर पर सेकंड है, तो अगर उस कंटेनर के अंदर से मैं कोई भी गैस मॉलिक्यूल उठाऊंगा तो वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि जिनकी स्पीड 50 हो, ऐसे मॉलिक्यूल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादातर मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है, 50 है। तो जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा लोगों के पास है, ठीक है, जिसको भाई मैथमेटिक्स के अंदर बहुलक बोलते थे जब मैं पढ़ता था गुजराती में, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो ज्यादातर लोगों के पास हो, लेट्स से अगर 100 में से ज्यादातर लोगों के 72 मार्क्स आए, ठीक है, तो 72 हो गया मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और उसकी वैल्यू आती है अंडर रूट 2RT/m0। इसको हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से भी समझेंगे, राइट। सो ये आ गई आपकी आरएमएस स्पीड, ये एवरेज है, V मोस्ट प्रोबेबल। तो सबसे पहले तो इन तीनों का जो रिलेशन है वो आपको पूछ सकते हैं कि तीनों में से कौन सबसे ज्यादा है। तो ध्यान से देखोगे तो 3RT/m0 सबसे ज्यादा है, उसके बाद आएगा ये, और उसके बाद आएगा ये, तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। V मोस्ट प्रोबेबल जो है उसकी वैल्यू सबसे कम आएगी, देन V एवरेज, देन V RMS सबसे ज्यादा, राइट। अब देखो जब तुम इसकी कैलकुलेशन करोगे किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, जनरली आपको पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, उनका अलग अलग टेम्परेचर्स है। लेट्स से हाइड्रोजन का टेम्परेचर है 300, हीलियम का टेम्परेचर है 600, उन दोनों की आरएमएस स्पीड का रेशियो बताओ। हाइड्रोजन की आरएमएस स्पीड दी है तो हीलियम की आरएमएस स्पीड बताओ, या तो टेम्परेचर वगैरह दे दिया होगा तो मैं पूछ लिया जाएगा आरएमएस स्पीड क्या है। तो पहला पॉइंट आपको इसके अंदर ये देखना है, सबसे बेसिक सवाल, कि जब भी आपको किसी भी गैस की आरएमएस स्पीड पूछी हो, लेट्स से अगर मुझे दे दी आई थी ऑक्सीजन गैस है, उसकी आरएमएस स्पीड मुझे निकालनी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, राइट। तो तुम लोग सिंपल सा फॉर्मूला यूज करोगे, इसके अंदर बस एक ही छोटी सी गलती हो सकती है, जब आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे 3RT, टेम्परेचर को आपको केल्विन में रखना है, केल्विन में इसका क्या हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। बट जब आप मॉलिक्यूलर मास लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन गैस का कितना होता है 32 ग्राम पर मोल, राइट, 32 ग्राम पर मोल, बट वो ग्राम पर मोल में है। एंड आप जो सारी जो आरएमएस स्पीड निकालोगे वो आप सेंटीमीटर पर सेकंड में थोड़ी निकालोगे, तो आप मीटर पर सेकंड में निकालोगे, क्योंकि सारे यूनिट जो है आपने ऐसा यूनिट पुट किए है, तो आपको यहाँ से क्या रखना पड़ेगा 32 × 10⁻⁻3, राइट। तो आपका जो मॉलिक्यूलर मास था 32 ग्राम पर मोल, उसको आप कन्वर्ट कर दो 32 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। बस एक छोटी सी गलती हो सकती है आरएमएस स्पीड के कैलकुलेशन के अंदर, बाकी तो इसके अंदर तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधी आप प्योर कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। अब जो आरएमएस स्पीड है, एवरेज स्पीड है, ये सारी की सारी जो स्पीड है वो ध्यान से देखो टेम्परेचर के रूट के प्रोपोर्शनल है। अगर गैस सेम है,
ठीक है। अगर मैं एक ही गैस की दो टेम्परेचर पे बात करता हूँ कि अगर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, तो उसकी T1 टेम्परेचर पे स्पीड कुछ है, देन T2 टेम्परेचर पे स्पीड है V2, V1, तो मैं यहाँ से इजीली लिख सकता हूँ V1 by V2 दैट इज इक्वल टू रूट T1 by T2। और अगर अलग अलग गैस मॉलिक्यूल्स भी दी है तो आप उसके हिसाब से V क्या लिख सकते हो, V प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T by m0, राइट। तो उस तरीके से आप आरएमएस स्पीड के जो भी रेशियो वाले सवाल है आप इजीली उनको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो आरएमएस स्पीड का कैलकुलेशन है उसके अंदर आपको एक और चीज आती है व्हिच इज एवरेज प्रेशर, ठीक है, एवरेज प्रेशर बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो जो कंटेनर है जिसके अंदर से हमने ये फार्मूला वगैरह निकाला था आरएमएस स्पीड वगैरह का, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो प्रेशर लगाएंगे कंटेनर्स की वॉल पे, तो प्रेशर कितना होगा, राइट। तो उसकी वैल्यू क्या आती है, P 1/3 रो VRMS स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपका VRMS का एक और फॉर्मूला आ जाता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3P बाय रो, और मैंने अभी बताया था P दैट इज इक्वल टू रो RT बाय m0, राइट। तो यहां से आपकी P बाय रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, RT बाय m0, राइट। तो यही फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था रूट 3RT बाय m0 वो हो जाएगा, राइट। तो आपको काफी बार एवरेज प्रेशर भी पूछ ले तो 1/3 रो VRMS पे। तो देखो ये बहुत ही इजी बातें हैं, ये आपको बस समझनी है, दिमाग में बिठानी है बस, और कुछ नहीं। चलिए अब ये आरएमएस स्पीड का हमने फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, अब हम बात करते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस सैंपल। पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, क्योंकि हमने एजम्पशन के अंदर ही माना था कि देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में इंटरेक्शन ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं, और ग्रेविटी को तो वैसे ही हम निग्लेक्ट करते हैं, राइट। तो ये तो हो गया आपकी आरएमएस स्पीड। अब अगर मैं बात करूं इसी के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस सैंपल, कि ये जो गैस सैंपल है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है। सो इसी फॉर्मूले को देखो मैं थोड़ा इधर उधर करता हूँ, ये 1/3 रो को मैंने लिख दिया मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और ये क्या आ गया आपका VRMS स्क्वायर, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, देखो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सो अब ये 3 2 को ऊपर ले जाओ, सॉरी ये 2 को और ये 3 को, तो आपके पास आ गया 3 ऊपर 2 नीचे 3/2, V भी ऊपर और P भी ऊपर, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा हाफ m VRMS square, and half m VRMS square is the, you can say, kinetic energy of the gas sample, and that is equal to 3/2 PV। ये जो 3/2 PV है उसको आप और भी तरीके से लिख सकते हो, जैसे अपने पास आया 3/2 PV, अपन PV को nRTV लिख सकते हैं, तो अपना यही जो रिलेशन है वो 3/2 nRT के बराबर भी हो जाएगा। कोई भी n मोल गैस सैंपल के लिए जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी 3/2 nRT। अब आपको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछे तो डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो तो 3/2 P आ जाएगा, राइट। सो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखनी है, ठीक है। आरएमएस स्पीड है वो अंडर रूट T के प्रोपोर्शनल है, रेशियो आपको पूछ ले तो आपको वहां से इसको सॉल्व करना है। ये काइनेटिक एनर्जी है वो n मोल गैस मॉलिक्यूल्स के लिए है, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा समझना है इसके अंदर। चलिए अब ये n मोल गैस के लिए, अगर मैं 1 मोल गैस की बात करूं कि 1 मोल गैस सैंपल जो है उसकी एनर्जी क्या होगी, या तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ने के बाद उसको समझते हैं। तो हमने यहाँ से पता चल गया 3/2 nRT and 3/2 PV, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस सैंपल। चलिए अब थोड़ा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने जो भी कर दिया था अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, एक कंटेनर है उसके अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, हर एक गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो अलग अलग है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ग्राफ बनाया, ग्राफ बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है ये इन्होंने बनाया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड का, तो जो कर्व है कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये कर्व हमें ये डिनोट करता है कि जैसे जैसे, मतलब ऐसा समझो कि जिन गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड सबसे ज्यादा है उनका फ्रैक्शन कम है, देखो ये वाला फ्रैक्शन, जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड सबसे कम है उनका फ्रैक्शन भी कम है,
राइट। बट कुछ ना कुछ स्पीड जो थी वो बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स के पास थी, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझो कि 100 मार्क्स का पेपर है, तो कुछ बच्चे होंगे जो 98 मार्क्स लाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो 2 मार्क्स लाएंगे, 10 से कम मार्क्स लाएंगे, ठीक है। बट ऐसे कम बच्चे होंगे, बट जो एवरेज बच्चे हैं जिनके मार्क्स 60 से लेकर 80 के बीच में है, 50 से लेकर 80 के बीच में हो, बहुत ज्यादा होंगे, उनका फ्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो ये सिंपल सा एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड का ग्राफ बनाया तो कुछ इस टाइप का आएगा, और ये वाले जो स्पीड है इसी को हमने बोल दिया VMP, which is most probable speed. This is not the maximum speed of the gas molecule. This is the speed which is acquired by the most number of gas particles. जो सबसे ज्यादा गैस पार्टिकल्स के पास ये स्पीड है, जिसको हमने बोल दिया VMP, और उसकी वैल्यू हमने क्या ले ली है 2RT/m, right, which is most probable speed. And if I'll calculate the area under this particular curve, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो dN/dV, and this is speed of the gas molecules, ठीक है। So if I take the area of this particular curve, तो एरिया अपना क्या होता है y dx, तो y एक्सिस पे आपका है dN/dV, एक्सिस पे स्पीड है तो उसका लिख दिया dV, so this will be integration dN, और integration dN will be n. And what is n? N is the total number of gas molecules, ठीक है। अगर मैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का एरिया अंडर कर लूं, so we'll get the total number of gas molecules present in that particular container, right। तो ये हमने बात कर ली मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के यस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये वो स्पीड है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स के पास है, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग व्हिच इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। कि गैस मॉलिक्यूल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम समझने से पहले आप ऐसा समझो कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितने हिसाब से एनर्जी रख सकता है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। इट इज द नंबर ऑफ वेज बाय व्हिच गैस मॉलिक्यूल्स कैन कीप द एनर्जी, ठीक है। तो समझते हैं इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। देखो बहुत इजी सवाल आएंगे, अब कुछ छोटे छोटे जो कांसेप्ट है बस वही दिमाग में रखने, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह हो गया, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इट इज अ नंबर ऑफ वे बाय व्हिच द गैस पार्टिकल्स कैन कीप द एनर्जी, ठीक है। किस तरीके से एनर्जी हो सकती है अभी बताता हूं इसका एग्जांपल। नंबर ऑफ वेज बाय व्हिच gas particles can keep energy. For example, if I talk about normal human being, ठीक है। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, अब जैसे मैंने 2 एक्सिस बना दी, 3 एक्सिस बना दी, ठीक है, x y z। अब ये जो इंसान है या तो वो x पे जा सकता है या तो वो y पे जा सकता है। तो यहाँ पर लेट्स से इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में vx, इधर vy, और अच्छा vz तो होगा ही नहीं इसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि या तो हम इधर जा सकते हैं या तो हम इधर जा सकते हैं या तो हम इस प्लेन में जा सकते हैं, हम ऊपर नहीं उड़ सकते, ये हमारे रेस्ट्रिक्शंस है, राइट। तो ये हम यहाँ पर ऊपर नहीं उड़ सकते, तो ये बेसिक रेस्ट्रिक्शन है। तो हमारे पास जो एनर्जी हो सकती है वो काइनेटिक की होगी, हाफ m vx स्क्वायर और हाफ m vy स्क्वायर। सो ये 2 टाइप की एनर्जी मेरे पास हो सकती है, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 2, राइट। तो ये मतलब है नंबर ऑफ वेज बाय व्हिच द गैस पार्टिकल्स कैन कीप द एनर्जी। अभी यहाँ पर मैं कोई बर्ड का एग्जांपल लेता, कोई भी बर्ड का, ठीक है। सो बर्ड जो है वो x में भी उसकी होगी, y में भी होगी और z में भी होगी। सो कितने 3 तरीके से एनर्जी ले सकता है। अब यहाँ पर हम रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जैसे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है वो कंसीडर नहीं करेंगे। हम रोटेट कहाँ कर पाएंगे, राइट, नहीं कर पाएंगे, राइट। रोटेट इन द सेंस कि जैसे अपन ऐसे खड़े हैं, ठीक है। तो रोटेशन की मतलब ये वाले एक्सिस पे हो, ऐसे ऐसे घूमने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो हम घूम ही लेंगे, ऐसे ऐसे घूमने में क्या है, बट ये नहीं कंसीडर होगी, राइट। अभी देखते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के हिसाब से कैसे एनर्जी आती है, राइट। तो इट इज अ नंबर ऑफ वे बाय व्हिच द गैस मॉलिक्यूल्स कैन कीप द एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अलग अलग टाइप की गैस है,
सबके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमें इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, पहले तो अपन टाइप ऑफ गैस की बात करते हैं, तो हमारे पास रहेगा मोनोएटॉमिक, देन डायटोमिक, देन ट्राइएटॉमिक, और यू कैन से पॉलीएटॉमिक, ठीक है। अब ट्राइएटॉमिक में दो पार्ट है, या तो होगा लीनियर मॉलिक्यूल या तो होगा आपका नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दोनों के केस में अलग अलग होगा। अब ये जो मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है वो तीन तरीके से, आप ऐसा समझ सकते हो, तीन तरीके से एनर्जी रख सकता है। मोनोएटॉमिक गैस मतलब एक सिंपल एक स्फेरिकल बॉल है, जो एक्स में भी जा सकता है, जो वाई में भी जा सकता है, जो जेड में भी जा सकता है, राइट। अब रोटेशन का तो सवाल ही नहीं आया, ठीक है। रोटेशन अब एक जैसे दो डायटोमिक गैस होगा तो मैं बोलूंगा कि वो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं इस वाले पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो वो रोटेशन की काउंट होगी। लेकिन अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो हम उसके लिए रोटेशन की एनर्जी कंसीडर नहीं करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी हम अलग अलग टेम्परेचर पे कंसीडर करते हैं। एक तो बहुत ही लो टेम्परेचर पे, एक बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, और एक नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो ये तो मैं बात करता हूँ नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये वेरी हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, और ये वेरी लो टेम्परेचर पे। वेरी लो मतलब बहुत कम, 100 केल्विन से कम, 50 केल्विन से कम, ऐसा। और कभी वेरी हाई वर्ड आ गया तो आपको ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करना है। इनका यूज क्या होगा वो भी बताता हूँ। जैसे मोनोएटॉमिक गैस है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है आपका 3, ठीक है। वो x में जा सकता है Vx, देन Vy, देन Vz। डायटोमिक है, उसका 3 डिग्री ऑफ, ये तीनों के तीनों ट्रांसलेशन मोशन की वजह से हो गए, x, y और z, Vx, Vy, Vz, राइट, लीनियर मोशन की वजह से। डायटोमिक गैस होगा, उसके पास 3 तो ट्रांसलेशन होगी, ठीक है, साथ साथ में उसके पास 2 रोटेशनल के भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे, ठीक है, वो घूमेगा डायटोमिक गैस। अब मैंने 2 ही क्यों लिए, ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हो, लेट्स से कि अगर ये डायटोमिक गैस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला डायटोमिक गैस, ठीक है, तो इसको अगर मुझे घुमाना है तो इस वाले एक्सिस के अबाउट एक तो ये ऐसे घूम सकता है, ऐसे, ठीक है, या तो ये ऐसे घूम सकता है इस वाले एक्सिस के अबाउट, बट जिस एक्सिस पे वो रखा है उस एक्सिस के अबाउट वो नहीं घूम सकता। तो ये लिमिटेशन है किसकी, डायटोमिक गैस की, राइट। तो उसके बाद 2 रोटेशन का कंसीडर करेंगे, मतलब ये हो जाएगी आपका 3, ये हो जाएगा आपका 5। अब ट्राइएटोमिक लीनियर की बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल CO2, राइट। तो CO2 का एग्जांपल सिमिलर टू डायटोमिक गैस ही रहेगा। वो किस तरीके से बिहेव करेगा, डायटोमिक जो गैस रहेगा, अब अगर हमारे पास पॉलीएटोमिक लीनियर गैस है, ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास वो सेम टू सेम कितना आ जाएगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, राइट। 3 बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन एंड 2 because of rotational. Now if I talk about triatomic linear and non-linear gases, right? तो triatomic non-linear gases आ गया, तो इसके पास कुछ नहीं होगा, बस 2 की जगह कितने आ जाएंगे, 3 रोटेशन के, और उसके टोटल हो जाएंगे 6, राइट। एंड अगर मैं बात करूं बहुत ही कम टेम्परेचर पे, या सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, तो जब भी हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम वाइब्रेशनल मोड उनको भी हम ऐड कर देते हैं, राइट। तो हम वाइब्रेशन मोड 2 ऐड कर देंगे, यहाँ पर तो 3 ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, ठीक है। 2 वाइब्रेशनल मोड की डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन ने ऐड करी है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर नहीं करी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बहुत ही कम टेम्परेचर पे। तो कम टेम्परेचर देखो, हायर टेम्परेचर पे तो वाइब्रेशन रहेगा, ठीक है। अब कम टेम्परेचर की बात करूँ तो वाइब्रेशन भी नहीं होगा, एज वेल एज रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी नहीं होगा, राइट। तो सबके पास बस कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, 3 ही रहेगा, ड्यू टू लीनियर मोशन, ठीक है। तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंपल सा एक टेबल हो गया, आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी बुक वगैरह में भी आपको दिया होगा। सो ये तरीके हैं, अलग अलग गैस मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी रख सकते हैं, ठीक है। मैं नोट करते रहना इनको, या तो आप शॉर्ट नोट्स टाइप भी बना सकते हो। राइट, तो ये तो हो गया आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम की किस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। अब जैसे मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व, वैसे ही उन्होंने एनर्जी के बारे में भी एक चीज बताई, ठीक है, कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा।
ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से जाता है कि ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स विल हैव द एनर्जी, ठीक है, दैट विल बी, और यू कैन से ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जैसे मोनोएटॉमिक है उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विल कंसिस्ट ऑफ द एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू हाफ केपीटी। हाफ केपीटी केबी वगैरह क्या है समझते हैं। देखो हमारे पास कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है, वो अपन ने निकाली कितनी, 3/2 nRT। दिस इज फॉर n मोल ऑफ गैस, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट 1 मोल ऑफ गैस, तो 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 3/2 RT। ये तो 1 मोल की है, मुझे एक मॉलिक्यूल की निकालनी है। अब एक मॉलिक्यूल में तुम्हें पता हो तो एक एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है, मतलब Na जितने। सो अगर मुझे Na मॉलिक्यूल्स की एनर्जी पता है, काइनेटिक एनर्जी, तो मैं एक मॉलिक्यूल की निकाल सकता हूं। तो एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितनी होगी, 3/2 RT डिवाइडेड बाय Na, and this R by Na, this is our new constant that is known as Boltzmann's constant 3/2 kBp। तो ये तो एनर्जी आ गई आप किसकी, एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। बट आपको एक और बात समझनी है कि जब हमने ये डेरिवेशन, ये जो वैल्यू आई वो कहां से आई, वो हमने जो आरएमएस का डेरिवेशन किया था वहां से आई। और जब आरएमएस का डेरिवेशन करते हैं हम, तो हम मोनोएटॉमिक गैस लेते हैं, और मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी हमें ये कहता है कि हमारा जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम है, फ्रीडम will consist of energy equals to half kBT। सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो एनर्जी है that is equal to half kBT। Now if I talk about monoatomic gas, तो monoatomic gas की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, तो इसलिए हम लिखते हैं 3/2 kBT। If I talk about diatomic gas, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 5/2 kBT। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक हाफ केबीटी रहेगी, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो यस, तो इसको जनरलाइज फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी टाइप ऑफ गैस दैट विल बी F/2 kBT। F/2 kBT, where F is the degree of freedom of the gas। अब आपको ऐसा पूछ ले कि व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल फॉर डायटोमिक गैस, तो आपको ये देखना है कि डायटोमिक गैस का रोटेशनल की एनर्जी पूछिए, तो रोटेशनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो रोटेशनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2, तो आप 2 पुट कर दो तो हो जाएगा kBT। आपको पूछा ट्रांसलेशन, तो 3, टोटल पूछा तब आपको 5 पुट करना है, राइट। तो ऐसे अलग अलग टाइप के थियोरेटिकल सवाल भी इस पॉइंट से बन सकते हैं। सो ये तो हो गया आपकी एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अब अच्छा, ये जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, इसको भी हम जनरलाइज कर सकते हैं। ये भी 3/2 nRT है, वो किस लिए आई थी, वो एक मोनोएटॉमिक गैस के लिए आई थी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस दैट विल बी इक्वल टू F/2 nRT and that is equal to total energy because there is no potential energy between two gas molecules। कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, तो जो सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द गैस सैंपल। और जो गैस सैंपल्स वगैरह है उसके अंदर जो टोटल एनर्जी है उसका हम नाम लेते हैं इंटरनल एनर्जी, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस सैंपल, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस सैंपल क्या हो जाएगा, F/2 nRT, जिसको हम जनरली U से डिनोट करते हैं, ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस सैंपल, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं अगर तुम्हें बोलूं कि कुछ T1 टेम्परेचर पे, लेट्स से अपन बात करें कोई T1 टेम्परेचर पे, किसी भी T1 टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूं कि गैस सैंपल की एनर्जी कितनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, U1 दैट विल बी इक्वल टू F/2 nRT1। यहां से F तो तुम्हें गैस का टाइप पता होगा तो तुम लिख सकते हो, बाकी सारी चीजें तो नॉन ही है। फिर T2 टेम्परेचर मैंने कर दिया उसी गैस सैंपल का, तो इंटरनल एनर्जी हो गई U2 व्हिच इज इक्वल टू F/2 nRT। अब तुम्हें जो भी डील करना रहता है वो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी पे करना रहता है कि जो गैस सैंपल है उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, ठीक है। लेट्स से T1 से T2 मैंने टेम्परेचर किया, तो व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, सो आपको डेल्टा U पूछा जाएगा, दैट इज U2 minus U1 और दैट इज F/2 nRT।
T2 minus T1, or you can also write it as H by 2 nR delta T. That is your delta U, which is change in the internal energy. बहुत ही इजी है ये जो है, जिसको हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। इसको हम स्टेट फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गैस की इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इन द सेंस कि अगर मैंने बोला कि मैंने टेम्परेचर T1 से T2 किया, तो व्हाट विल बी द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, तो हम डेल्टा यू निकालेंगे, दैट विल बी F by 2 nR T2 minus T1। नाउ दैट डजंट मैटर कि हम T1 से T2 कैसे ले गए, ठीक है। आगे जाके हमारी प्रोसेस जाएगी एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो मैंने T1 से T2 टेम्परेचर में ले गया, कौन सी प्रोसेस से ले गया दैट डजंट मैटर, हमें तो सिर्फ किससे मतलब है, T2 minus T1 से, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टेट फंक्शन। वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे ही आपका डिपेंड करेगा, क्या आपका चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, ठीक है भाई। तो भाई इनके जो भी बहुत ही इजी, भाई देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, इतना ही छोटा सा ही पार्ट है, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स आएंगे, ठीक है, वो अपन देख लेते थोड़ा। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, कि भाई व्हाट इज कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। तो हमारे पास तीन बेसिक लॉज रहते हैं, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-यूसुफ लॉ, ठीक है। तो अलग अलग प्रोसेसेस के तुम्हें ग्राफ दिए होंगे, उसको तुम्हें दूसरी प्रोसेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो लेट्स से कि अगर मुझे आइसोथर्मल प्रोसेस दी है, आइसोथर्मल, सो आइसोथर्मल के लिए अगर मैं बात करूं, P वर्सेस V का ग्राफ क्या होगा, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें पता है PV दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यू कैन आल्सो राइट इट एज P प्रोपोर्शनल टू 1 by V। तो जब मैं प्रेशर एंड वॉल्यूम का कर्व निकालूंगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट, सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये कर्व कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ही मैं तुम्हें पूछूं व्हाट विल बी द कर्व बिटवीन P वर्सेस T, प्रेशर एंड टेम्परेचर का कर्व क्या होगा एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का कर्व क्या होगा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। सो देखो आप जब भी कोई भी ग्राफ की स्टडी करते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, ग्राफ थियरी के अंदर, तो आपको कैसे अप्रोच करना है। सो आप तो देखो प्रोसेस कहां से कहां जा रही है, A to B, तो एक एरो मारा होगा, ठीक है, ग्राफ के अंदर। सो A to B जा रहा है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज़ इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, बॉयल्स लॉ आप जिसको बोलते हो। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये कर्व ऐसा हो जाएगा। बात आती है कि A कहां आएगा, B कहां आएगा, ठीक है। तो A यहां, B यहां, ये हमें कहां से पता चला, वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है। सिमिलर वे में अगर मैं प्रेशर टेम्परेचर की बात करता तो ये भी कर्व ऐसा ही आता, टेम्परेचर कांस्टेंट है बट प्रेशर घट रहा है, तो A ऊपर आता, B नीचे आता, राइट। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के तीनों ग्राफ हो गए। उसी तरीके से आपको आइसोबैरिक प्रोसेस दे दी जाए। अब आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हो V प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल टू T, और यू कैन से V इज इक्वल टू KT। तो जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का कर्व होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू mx की कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, तो आप यहाँ से V वर्सेस T का कर्व बना सकते हो। V वर्सेस T का कर्व देखो क्या हो जाएगा, V वर्सेस T का कर्व यहाँ से that will be straight line passing through origin। लेट्स से आप A to B जा रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका इसका कर्व, ठीक है। यहाँ पर आपका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, दोनों प्रोपोर्शनल है। अब इसी का अगर मैं बात करूं PT का एंड VT का, PT एंड VT तो बना लिया PV, PT एंड PV, राइट। तो अगर मैं PT कर्व की बात करूं तो देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यही कर्व जो है वो आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में ये भी कर्व आपका ऐसा ही रहेगा, देखो A to B टेम्परेचर बढ़ रहा है, A to B वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है दोनों केस में। फिर आपको देखना है, आपको PT पूछा है या TP पूछा है, राइट, तो ये वाली चीज है। तो आइसोबैरिक हो गई, और तीसरी प्रोसेस जो आपकी है वो कौन सी है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो भाई आइसोकोरिक
लिख ही लेते हैं ना आइसोकोरिक, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोकोरिक के भी तीनों कर्व है। चलो आइसोकोरिक आप खुद बना सकते हो, मैं एक कर्व बना देता हूँ आइसोकोरिक का। आइसोकोरिक प्रोसेस होगी, उसके अंदर आपका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सिमिलर वे में आप प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व बनाओगे पीटी का, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ए टू बी। सिमिलर वे में आप इसका पीवी कर्व भी बना सकते हो एंड वीटी कर्व भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है, होमवर्क में बताना है, ठीक है भाई। चलिए अब इन तीनों का हमने अलग अलग प्रोसेस तो पढ़ ली, अब इनका कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तब हमें मेन काम तो कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। कन्वर्जन में आना चाहिए सिंगल सिंगल प्रोसेस का। अब उनका देखते हैं अपन किस तरीके से मिक्सचर आता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे कोई भी गैस सैंपल के लिए कर दे दिया पीटी का, ठीक है। क्वेश्चन है आपका पीटी का, देखना भाई आते हैं सवाल। पीटी का कर्व मुझे दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। चार प्रोसेस दे दी ए बी सी डी। मुझे ऐसा पूछा है कि अगर पीटी कर्व ऐसा है तो मुझे इसका वीटी कर्व बताओ एंड पीवी कर्व बताओ। सो किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, राइट। तो सबसे पहले तो आपको जब भी ऐसा सवाल आए तो जितने भी प्रोसेस है उनको अच्छे से आप नोट डाउन करो, राइट, क्योंकि ऐसा सवाल आपको सीधा 4 मार्क्स देगा, सीधी सी बात है, कोई गलत नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो जिसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीधा इसको ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ए बी की, ठीक है, आप अगर पहली बार इसको सॉल्व कर रहे हो तो प्रोसेस से जाओ, अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैं ए टू बी की बात करूं तो ए टू बी आप देखना है कौन सी प्रोसेस है, तो आप देखो टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आपका देखो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो ए टू बी प्रेशर बढ़ रहा है, आपको ये देखना है ए टू बी में क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम नहीं दिया है बट टेम्परेचर कांस्टेंट है, वहां से मैं जज कर सकता हूं कि वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, ठीक है भाई। ये आपकी ए बी प्रोसेस की बात होगी। अगर मैं बीसी प्रोसेस की बात करूं तो बीसी प्रोसेस के अंदर आप देखो प्रेशर आपका कांस्टेंट है, देखो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट है तो मुझे पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। और यहाँ पर देखो B2C में टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ जाते हो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट CD, ठीक है, CD यही लिख लेते हैं। CD की बात करें तो CD के अंदर देखो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कम हो रहा है, देखो प्रेशर घट रहा है। प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट फाइनली DA, सो DA के अंदर आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो आपका वॉल्यूम भी कम होगा बिकॉज V प्रोपोर्शनल टू T इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको लिख लेनी है जब भी ऐसा आए, ट्रायंगल आए, कुछ भी आए, ठीक है। सो आपको जब भी कन्वर्जन ऑफ ग्राफ आए तो आप इस तरीके से कर सकते हो, चारों प्रोसेस लिख लो, टफ नहीं है, इजीली आप जस्ट कर सकते हो सारी की सारी प्रोसेस को। अब स्टार्ट करते हैं हम कर्व बनाना। सबसे पहले बनाते हैं पीवी कर्व। इसी का अगर पीवी कर्व बनाए तो कैसा बनेगा, और इसी का अगर मैं पीवी वीटी, अगर इसी का मैं वीटी कर्व बनाऊं तो वो कैसा बनेगा, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीवी कर्व की। सो पीवी कर्व का ध्यान से देखो, सबसे पहले एबी प्रोसेस की बात करते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। सो हमें वॉल्यूम को कम करना है, राइट, एंड प्रेशर को बढ़ाना है विथ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस तो भाई देखो अपन ने कुछ ऐसा कर लिया, ऐसा बना दिया, ठीक है, ऐसे ही तो होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पीवी कर्व ऐसा होगा। अब आपको ये देखना है ए कहां रखना है, बी कहां रखना है। सो देखो प्रेशर बढ़ रहा है एंड वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहाँ तो ए पुट नहीं कर सकता क्योंकि ए टू बी करूंगा तो देखो प्रेशर कम होगा, बट मुझे तो प्रेशर बढ़ाना है तो मैंने लिख लिया ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, और एरो मार दिया ऐसे। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बात करूं B2C। B2C के अंदर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर तो ऐसे ले आएगी, एंड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो देखो ऐसे आ गया B2C, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर आपका
कांस्टेंट है। इफ आई टॉक अबाउट CD, CD के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वापस आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, राइट। तो ये P कम हो गया बट वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ाना है, प्रेशर कम करना है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कर तो ऐसा ही रहेगा, इस टाइप का ही। तो देखो प्रेशर आपका कम हो गया, वॉल्यूम भी आपका बढ़ गया, तो आप यहाँ पर D पॉइंट पे पहुंच गए। एंड आप फाइनल प्रोसेस की बात करोगे तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। सो ये हो गया आपका फाइनल वाला, ठीक है। तो ये आपकी 4 प्रोसेस हो गई, A B C D। कर्व का भी देख लेना, कर्व तो भाई पता ही चल गया कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, 2 आइसोथर्मल, ये वाली और ये दोनों आइसोबैरिक। तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको PV कर्व के अंदर, और VT के अंदर भी कन्वर्ट करते हैं। सो देखो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है AB के अंदर, टेम्परेचर कांस्टेंट है AB के अंदर, बट वॉल्यूम कम हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यही कर्व जो है आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखो हमें शुरुआत के अंदर पेंसिल वगैरह रफ वगैरह में बनाना, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि हो सकता है मिटाने की भी जरूरत पड़े, ठीक है। तो ऐसे बना दिया, सबसे पहले वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसी पेन से बनाते हैं इस तरीके से, A to B, वॉल्यूम कम हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। B to C की बात करूं, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है एंड यू कैन से वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो V और D का कर्व स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आता है, ठीक है। तो इसको मुझे थोड़ा इधर बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखो, इधर बना लिया अपन ने। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने A to B बना लिया ना, A to B ऐसे। अब B to C जो बनाऊंगा उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, तो देखो प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ा दिया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो ये हो गया आपका B to C। इफ आई टॉक अबाउट C to D, C to D के अंदर क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कर्व ऊपर जाना चाहिए, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैंने कर दिया ऐसे C to D। अब देखो ये D पॉइंट भी कहां रखना है, वो लास्ट वाला सेटिस्फाई होना चाहिए। D to A के अंदर प्रेशर आपका है कांस्टेंट, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कम हो रहा है, कम होगा, वॉल्यूम भी कम होगा, बट द कर्व विल बी अगेन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आप एक काम करो, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसे जोड़ सकते हो और उसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, तो ये आपका हो गया D to E। देखो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। आपको इस टाइप का कर्व चूज करना है ऑप्शंस के अंदर जिसके अंदर ये सेम नहीं है, तो ये आपकी हो गई ग्राफ थ्योरी, राइट। सो हमने क्विकली सारे के सारे, देखो छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, जिसके अंदर इतने से ही कॉन्सेप्ट है। एक और मैं मीन फ्री पाथ है उसका भी बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। सो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, आपको समझने हैं, ये आपका ग्राफ थ्योरी का कॉन्सेप्ट हो गया। आपको अगर डाउट से कोई और टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका एनसीईआरटी के अंदर आपको डेरिवेशन भी दिया है, आप देख सकते हो। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मीन फ्री पाथ, जिसको हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ऐसा बोलूं कि कोई गैस मॉलिक्यूल है, वो गैस कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल से टकराएगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एन नंबर ऑफ कोलिजन्स आर देयर। सो हर एक कोलिजन से पहले वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, लेट्स से यहाँ किया λ1, यहाँ किया λ2, यहाँ किया λ3। तो इन जब सबकी मैं एवरेज लेता हूँ, सो हमारे पास आता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। तो वहां से आपका आ जाएगा लैम्बडा, एंड वो कितना आता है 1/√2 पाई d स्क्वायर n, ठीक है। तो d इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। वैसे √2 का फैक्टर नहीं आता है, ठीक है, जब हम डिराइव करते हैं तो, बट उसको करेक्ट करके हम √2 भी एज्यूम करते हैं, ठीक है। सो आपको तो यही वाला फॉर्मूला याद रखना है, लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 1/√2 पाई d स्क्वायर n, व्हिच इज द
फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनका लैम्डा बार भी आप इसको लिख सकते हो टू कैलकुलेट इट। ठीक है भाई, यही जो फॉर्मूला है उसको आप एक दो और टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये n है विच इज नंबर डेंसिटी, राइट, ये नंबर ऑफ मोल नहीं है, दिस इज नंबर डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर डेंसिटी इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो आपके पास PV इज इक्वल टू nRT है, राइट, ये तो नंबर ऑफ मोल है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो एवोगैड्रो नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका R by Na है, वो तो आपका Kb के बराबर हो गया, विच इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो PV दैट विल बी इक्वल टू n into Na into KBT, राइट, R by Na दैट इज इक्वल टू Kb। एक और बात कि अगर मैं V को नीचे ले गया, ये n into Na नंबर ऑफ मोल into एवोगैड्रो नंबर, वो तो क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, राइट, जिसको आप कैपिटल N भी लिख सकते हो और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में भी रख सकते हो। एंड डिवाइड में वॉल्यूम करूंगा तो अपने पास क्या आ गया, n Na by V दैट इज KBT। और ये जो n by V है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और यू कैन आल्सो राइट इट एज नंबर डेंसिटी, जिसको आप देखो यहाँ कैपिटल N भी रख सकते हो। ठीक है, विच इज नंबर डेंसिटी। तो ये यही फॉर्मूले को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, n KBT, where n is the number density of the gas molecules, number of particles per unit volume। तो यहाँ से आपका n की वैल्यू क्या आ जाएगी, P by KBT, जिसको आप सीधा इसके अंदर पुट करके ये जो मीन फ्री पाथ है इसका आपके पास दूसरा टर्म आ गया √2 pi d square P KBT, राइट। सो इस टाइप की चीजें आपको आती है जेईई मेन के अंदर, मीन फ्री पाथ पे सवाल आता है, इसलिए मैंने बता दिया लैम्डा दैट इज इक्वल टू 1 by √2 pi d square एंड d is the diameter of the molecule, n is the number density, number of gas molecules per unit volume, राइट। सो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिए क्विकली, राइट। नेक्स्ट के अंदर अपन थर्मोडायनामिक्स का डिस्कशन करने वाला है, राइट। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी which is completely free, you can go there and download it, right। And okay, thank you।